दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे लेक्चर में। इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको मैं IVC के नाम से शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, चाहे वो स्थानों की बात हो, चाहे वो कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में हो, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज जो सिंधु घाटी की सभ्यता है अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें प्रमुख तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आपको किसी अन्य वीडियो या किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो इसी चैलेंज के साथ, इसी भरोसे के साथ हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे मिली, सबसे पहले किसने खोजा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इससे पहले के वीडियो को आप अवश्य देखें, उसमें इन सभी चीज़ों की जानकारी हमारे द्वारा प्रदान की गई है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप जानते हो कि दुनिया के अगर प्राचीन सभ्यताओं की बात किया जाए तो उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रमुख हैं। मतलब ये दुनिया की 4 सबसे पुरानी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है आपका इन्हीं के समय की है, बल्कि आप कह सकते हैं कि प्राचीनतम सभ्यता है। जॉन मार्शल ने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिसर्च किया था। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले के वीडियो में मैंने इस बातों का डिस्कशन किया था कि कौन सी जगह को किसने खोजा था, कौन सी जगह किस देश में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में कौन सी जगह पाए जाते हैं, या फिर इंडिया में कौन सी जगह अब रह गए हैं, या फिर विदेशों में अन्य किन जगहों पे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। इन सभी बातों का डिस्कशन इसके पहले वीडियो में हमने कर लिया है। आज हम केवल वहाँ से खोदी गई वस्तुओं के बारे में और उनके जीवन शैली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उन्हें हम सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पहला शहर खोजा गया था या पहला जो स्थान था जिसमें खुदाई हुई थी वो आपका हड़प्पा था। इसीलिए इसको कभी कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2500 से लेकर के 1750 BC के आसपास का समय दिखाई देता है, ईसा पूर्व का समय दिखाई देता है। आखिर आप सोचते होंगे कि इतने पुराने समय की चीज़ों को पता कैसे लगाते हैं, तो हमारे आज के विज्ञान के पास ऐसे यंत्र मौजूद हैं जो कि पुराने जमाने के समय काल की गणना करने में सक्षम है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर इस बात की गणना करना कठिन नहीं है कि कौन सा पर्टिकुलर चीज़ कितने वर्ष पुरानी है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो प्रमुख फीचर कह लें, विशेषता कह लें, वो ये थी कि अर्बनाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। कहने का मतलब कि हमें मिस्र की सभ्यता दिखाई दी, चीन की सभ्यता दिखाई दी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हमने देखी है, लेकिन सिंधु घाटी जैसी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, मतलब वहाँ के लोग इतना ज़्यादा वेल मैनेज तरीके से रहते थे। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है, वहाँ पे लोगों के घर पक्के थे, हमें ईंटें वैसी पाई जाती हैं, 90 डिग्री पर मुड़े हुए आपका सड़क हैं। मतलब इतनी व्यवस्थित सभ्यता हमें दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है। इसीलिए मार्शल साहब जब पहली बार देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि इतने पुराने ज़माने में लोग इतना डेवलप तरीके से काम करते थे, इतना टेक्निकल तरीके से काम करते थे। अगर बात करते हैं कि कौन कौन से पशु उस जमाने में पाले जाते थे उनके द्वारा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भेड़, बकरी, कुत्ता, भैंस आदि पशुओं के बारे में जानकारी रखते थे और उनको आसपास के जीवन में इंक्लूड करते थे या फिर वो जीवन का एक हिस्सा बने थे। बात किया जाए प्रमुख केंद्रों की तो मोहनजोदारो की बात किया जाए, हड़प्पा की बात किया जाए तो ये प्रमुख केंद्र हैं। ऋतिक रोशन की फिल्म भी आई थी मोहनजोदारो पे, आप उसको भी जाकर के प्रेफर कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। कुछ अन्य जैसे बंदरगाह के क्षेत्र अगर बात किया जाए तो उसमें सुतका, गेंदोर, बालाकोट, लोथल जो कि गुजरात में है, अल्लाहदीनु, कुंटासी, ये सभी बंदरगाह हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। उनके स्थानों से इनका लिंक देखा जा सकता है। इससे एक बात साबित होता है कि वे समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार भी करते थे। इसके साथ साथ काटन व ऊन की जो जानकारी है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास थी। ऐसी हमें स्पष्ट तौर पे इस तरह के एविडेंस जो है वो हमें दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से क्षेत्र में, सिंधु घाटी के किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ पाई जाती है और किस जगह पे पाई जाती है, प्रमुख कौन कौन सी जगह हैं उनको समझते हैं। तो मैं पहले जगहों के नाम गिनाता हूँ, फिर उनकी विशेषता बताता हूँ। मोहनजोदारो, कालीबंगा, चान्होदारो, लोथल, सुरकोटडा, ठीक है, बानावली और धौलावीरा। अब इनके स्थान के नाम समझते हैं कि ये कहाँ पर पाए गए।
मोहनजोदारो जो है वो आपका सिंध जो कि पाक के अंतर्गत है वहाँ पे पाया गया। ये सिंधु नदी के किनारे है। किस किनारे पे है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में है। कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछता है जैसे कि यमुना नदी गंगा नदी की कैसी ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि सहायक नदी तो है लेकिन किस तरह की सहायक नदी है? वो आपका पश्चिम से आकर के मतलब कि लेफ्ट से आके मिलती है या फिर राइट साइड से मिलती है? ऐसे प्रश्न भी कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं। कालीबंगा की बात करूँ तो राजस्थान में पाया जाता है और ये आपका घाघरा नदी के किनारे पे आप कह सकते हैं उसकी घाटी पर पाया जाता है। ठीक है, अब चान्हो दारो की बात करेंगे तो ये भी सिंध प्रदेश में पाया जाता है। सिंध की सभ्यता में सिंध क्षेत्र में पाया जाता है। ये आपका सिंध नदी के लेफ्ट में पाया जाता है और मोहनजोदारो के दक्षिण दिशा में चान्हो दारो जैसे एक जगह का नाम है, वहाँ पे हमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एविडेंस मिलते हैं। लोथल की बात किया जाए तो ये गुजरात में पाया जाता है और ये आपका गुजरात का एक ऐसा रीजन है जिसको हम गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से जानते हैं। उस क्षेत्र में हमें लोथल दिखाई देता है। अभी हाल ही में भारत सरकार ऐसे क्षेत्रों में संग्रहालय बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सुरकोटडा की बात किया जाए तो गुजरात के अंतर्गत पाया जाता है। ये आपके कच्छ का जो रण है, रण ऑफ कच्छ, तो कच्छ के रण में आपका ये दिखाई देता है। यह भी गुजरात का एक समुद्र से लगा हुआ या सटा हुआ पार्ट है। अब बानावली या फिर बानावली जो भी आप कहना चाहें, आपकी इच्छा पर निर्भर है, तो हरियाणा के अंतर्गत ये पाया जाता है। ये सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि ये अलग अलग नदियां हैं। यहीं पर रावी नदी है, सिंधु नदी है। जैसे कि आपकी हड़प्पा की बात किया जाए तो वो आपका रावी नदी के किनारे पाया जाता है। ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि अलग अलग नदियों के किनारे या समुद्रों के किनारे बसे हुए थे। इससे यह साबित होता है कि वो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जानते थे, वो आपका नदियों से काफ़ी परिचित थे, उनके पानी का उपयोग, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी व्यवस्थाएं वो अच्छे तरीके से समझते थे। धौलावीरा जो है आपका वो स्थान गुजरात में पाया जाता है। यह भी कच्छ जिला के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत इसमें ठीक ठाक वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐसी कोई भी जानकारी नहीं होगी जो आपसे अछूती रह जाए। तो मेरा केवल आग्रह यही है कि आप इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, आप इसको बहुत डिटेल में आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको जरूर समझ में आएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर मिली है, जिसको इंग्लिश में सील्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे आप जानते हो कि मोहर लगाना, तो उस मोहर जो है, मोहरे कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि सिक्के कह लीजिए, जो ढाले जाते थे, तो ऐसी चित्रकारी उसके ऊपर चित्रकारी भी होती थी सिक्कों के ऊपर। तो कई प्रकार की चित्रकारी सिक्कों के ऊपर या मोहरों के ऊपर हमें दिखाई देती है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। और इनका जो उम्र है, इनकी जो डेट है वो 2500 BC के आसपास की डेट के हिसाब से पाई जाती है, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलेनियम ऑफ BC। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक दो नहीं, हमें हजारों मोहरें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा के आर्कियोलॉजिस्ट ने के द्वारा। मतलब आप जानते हो कि हड़प्पा, मोहनजोदारो ये प्रमुख केंद्र थे, तो हड़प्पा से हमें हजारों सील्स बरामद हुई हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मोहर होते थे या फिर सील्स होती थी, ये किस धातु से या फिर किन तत्वों के द्वारा बनाई जाती थी? तो ये आपका ज़्यादातर स्टेटाइट के द्वारा बनाई जाती थी। स्टेटाइट क्या है? आपको अगर मैं बोला कि स्टेटाइट के द्वारा बनाई जाती है तो आपका प्रश्न जाहिर सी बात होना चाहिए कि आखिर ये स्टेटाइट है कौन, किस चीज़ का नाम है स्टेटाइट? तो सॉफ्ट पत्थर जो है उसको स्टेटाइट कहते हैं, उससे मोहरों का निर्माण किया जाता था। कुछ अन्य तरह के मोहर भी हमें दिखाई दिए, जैसे गोल्ड का, आइवरी का मोहर, एगेट का मोहर, टेराकोटा का मोहर, चर्ट का मोहर, फेंस का मोहर। इन सभी धातुओं और पदार्थों से भी मोहर का निर्माण किया जाता था। ठीक है, इन सभी को आप याद रख लेंगे, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर बात किया जाए कि मोहर में जो मूर्तियां थी उसका आकार जो होता था वो आपका 2x2 की मूर्तियां ज़्यादातर देखने को मिलती थी। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोहर बन रहा है तो 2x2 में उसमें कुछ मूर्तियां बनी होती थी, उसमें पेंटिंग होती थी। ठीक है, इससे ये भी साबित होता है कि वो कला के बहुत प्रेमी थे, मतलब कि शिल्प कला के, चित्रकला के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। अब ये मोहर किन पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, मतलब आखिर इनको यूज करने का पर्पज क्या रहा होगा, उद्देश्य क्या रहा होगा? तो हो सकता है कि ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते हों, या फिर यह भी हो सकता है कि ये इसको आइडेंटिटी प्रूफ की तरह यूज करते हों। जैसे आज के डेट में ID कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, तो ठीक उसी तरीके से उनके हिसाब से वही आधार कार्ड था। हर आदमी का अपना आधार कार्ड या आइडेंटिटी होती थी, हो सकता है इसके लिए भी वो इस्तेमाल करते हों। पशुओं के चित्र मोहरों पर ज़्यादा दिखाई देते थे। ठीक है, और ये जो स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट में पशुओं के चित्र बनाए जाते थे उसको हम प्लेटोग्राफिक स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। कई बार परीक्षाओं में आपसे यही पूछ सकता है कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर मिले हैं उनमें पशुओं का चित्र किस शैली में बनाया गया है, तो प्लेटोग्राफिक शैली में बनाया जाता था। इसको आप समझ सकते हैं। जिन पशुओं की जानकारी हमें मोहरों से मिलती है उसमें चीता, बाघ, हाथी, बैल, बकरी आदि प्रमुख हैं। गणितीय आकृतियां भी शामिल हैं। इससे ये पता चलता है कि वो पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था के बारे में भली भांति परिचित थे, वो गणितीय आकृतियों को समझ लेते थे।
दोनों तरफ आकृतियां बनाई जाती थी। अच्छा, सिक्का में ऐसा नहीं था कि एक तरफ हेड की तरफ आकृतियां बनाई और एक तरफ जो आपका टेल वाला पार्ट था टेल की तरफ आकृतियां ही नहीं बनाई। ये अमिताभ बच्चन की सोलो नहीं चल रही है, शोले की पिक्चर नहीं चल रही है जिसमें शोले में आपका खोटा सिक्का होता है, दोनों तरफ एक ही चीज़ बनी होती है। तो ऐसा नहीं था, दोनों तरफ अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनाई जाती थी। अब बात करते हैं कि खारोस्थी, ठीक है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो खारोस्थी स्टाइल में ये जो चित्रकारी होती थी करते थे। यहाँ पे आप एक बात देख रहे हो कि पशुओं का चित्र जो होता था उसको प्लेटोग्राफिक स्क्रिप्ट में बनाते थे और जिस स्टाइल में बनाते थे वो आपका खारोस्थी स्टाइल होता था, या फिर जो आपका चीज़ें लिखी जाती थी उसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो आपका खारोस्त्री स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, स्टाइल में। खारोस्ती स्टाइल का मतलब होता है कि जब स्क्रिप्ट राइट से लेकर के, अगर ये आपका राइट हैंड साइड है तो राइट से अगर लेफ्ट की तरफ कोई भी स्क्रिप्ट लिखी जाए तो उसको खारोस्त्री स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो खारोस्त्री स्क्रिप्ट जो है वो आपका राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि इंग्लिश जो स्क्रिप्ट है, इंग्लिश जो स्टाइल है वो कैसे लिखी जाती है, वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। हिंदी कैसे लिखी जाती है, वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। उर्दू कैसे लिखी जाती है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। तो इससे क्या होगा कि इंटरैक्टिव सेशन बनता रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर पशुपति मोहर की बात किया जाए, इसमें कुछ मोहर ऐसे मिले हैं जिनमें कुछ भगवान की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। तो पशुपति जो मूर्ति है उसमें हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदारो नामक स्थान से हमें पशुपति की मूर्ति पाई जाती है। इसमें क्या है, अगर बात किया जाए कि जो पशुपति की ये मूर्ति है इसमें क्रॉस लेग सिटिंग एनिमल, हाथी, चीता, देखो समझ, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये आपका स्क्रिप्ट है, इसको मैं कलर चेंज करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्क्रिप्ट है, यहाँ पे ये आपका सिक्का है जो कि मोहर है जो बनाया जाना है। इस मोहर में आपका इतने में जो है मेन स्क्रिप्ट बनी है जिसमें एक आपका भगवान जैसे कोई भी आदमी का चित्र बना हुआ है। इसमें क्या होता है, उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हटाना पड़ेगा ताकि आपको मैं दिखा भी सकूँ। आपको समझ में तो आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। मैं फिलहाल बता दिया, अगर आप अपनी तरफ से देखोगे तो ये आपका लेफ्ट दिखाई देगा, लेकिन आप मान लो कि आप उससे पलट करके देख रहे हो तो लेफ्ट साइड में आपका भैंसे का चित्र या राइनो का चित्र दिखाई देता है, जबकि राइट साइड में हाथी का चित्र और चीता का चित्र। आप इसको गलत मत मानिएगा कि यहाँ पे लेफ्ट होना चाहिए, यहाँ पे राइट, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, आप ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में गलत कर दोगे। मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ठीक दी है कि राइट साइड में हाथी और चीता का चित्र बनता था और लेफ्ट साइड में राइनो और भैंस का चित्र बना हुआ है। और सबसे प्रमुख बात है कि इसमें बीच में जो है वो पशुपति का चित्र बना हुआ है। और पशुपति को क्या माना जाता है पता है, पशुपति को ऐसा माना जाता है कि ये उस जमाने के या शंकर भगवान के पुराने रूप हैं, या फिर प्राचीन समय में आपका शंकर भगवान कुछ ऐसे ही दिखाई देते थे। तो कुल मिलाकर के समझ में आ गया होगा कि मोहरों की जितनी घटनाएं हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उस जमाने की भौगोलिक स्थिति को, जियोग्राफिकल सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जितनी भी चार बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IBC के बारे में बात किया जाए, तो इसमें से भौगोलिक स्थिति अगर सिंधु घाटी की सभ्यता की बात किया जाए तो इसमें ज़्यादातर जो भी क्षेत्र पाए गए हैं वो सिंधु नदी में सबसे पहले हमको देखने को मिले, क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी है। हड़प्पा की जो खुदाई हुई वो आपका रावी नदी में है, लेकिन रावी जो है, रावी, झेलम, चिनाव, आपका ये सारी नदियाँ जो हैं सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम रखा जाना चाहिए। इसी तरीके से जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, इनकी सभ्यता का नाम उनके स्थान पर ही रखा गया है। भौगोलिक स्थिति यही है। हमें लगभग 100 साइट जो है वो आपका सिंधु पर मिले हैं और 500 जो साइट हैं, मतलब जगह हैं, वो घाघरा नदी या फिर हकरा नदी के आसपास के मिले हैं। मतलब कि 100 तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र मिल गए हैं। वो क्षेत्र आपका हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में हमें ये देखने को मिला है। ज़्यादातर जो आपका ये हमें क्षेत्र मिले हैं सिंधु घाटी से संबंधित, वो आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित हैं। कुछ आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता ये अलग अलग सभ्यताएं नहीं हैं, बल्कि अलग अलग नदियों में पाए जाने की वजह से, क्षेत्र में पाए जाने की वजह से हम ऐसी बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को थोड़ा सा और डिटेल में ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनके फैलाव की बात करें, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 देशों में प्रमुख रूप से इनके क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक यहाँ पे आपका देख सकते हो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 12 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का ये जो क्षेत्र है वो हमें दिखाई देता है सिंधु घाटी सभ्यता में। मतलब कि ये भारत का 1/3 क्षेत्रफल, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 30 लाख करोड़, मतलब कि 30 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 30 लाख वर्ग किलोमीटर का 12 जो है वो कितना पार्ट हुआ, वो लगभग 1/3 हुआ। तो मतलब 33 से 33% जो है, तो 33% भारत का 1/3 हिस्सा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, इतना बड़ा था। ठीक है, अगर बात किया जाए कितने स्थान अभी तक हम जानते हैं जो हमारे हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते जुलते हैं, तो लगभग 1056 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड से
संबंधित हैं। इसमें से 96 को खोदा जा चुका है और उनके बारे में जानकारी जुटाई जा चुकी है। इसमें जैसा मैंने पहले भी बताया कि कुछ भारत से, कुछ पाकिस्तान से, कुछ अफगानिस्तान से, वहाँ से ये संबंधित हैं। सभ्यता की बात किया जाए तो घाघर हकरा घाटी की सभ्यता जो कि पूर्व में पाई जाती है, बलूचिस्तान मकरान पश्चिम में पाया जाता है। अगर उत्तर दक्षिण की बात किया जाए तो उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के डायमाबाद महाराष्ट्र दक्षिण में पाया जाता है। यहाँ पे आप एक बात समझ गए होंगे कि पूरब में आपका घाघरा हकरा घाटी की जो सभ्यता है, बलूचिस्तान मकरान पश्चिम में पाया जाता है, अफगानिस्तान उत्तर दिशा में देखने को मिलता है और डायमाबाद महाराष्ट्र दक्षिण। इतना लंबा इसका एरिया जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कवर होता है। अब बात करते हैं कि जो ज़्यादातर क्षेत्र जो पाया जाता है वो इंडस व घाघरा नदी और हकरा नदी के क्षेत्र का ही दिखाई देता है। कुछ क्षेत्र आपका दूर दूर दिखाई देते हैं। अगर प्रमुख शहरी क्षेत्रों की बात किया जाए जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये उस समय के प्रमुख शहरों में से एक थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो या फिर धौलावीरा। इसी तरीके से आपका गानवारीवाला, राखी गढ़ी, तो गानवारीवाला या फिर गन वेरी वाला बोल सकते हो या फिर राखी गढ़ी बोल सकते हो। इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप इसको ज्यों का त्यों समझ लीजिए, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र थे जो प्रमुख तौर पे पाए गए। अगर हम जनसंख्या की बात करें, मतलब कि अगर उस जमाने की जनसंख्या की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 5 मिलियन की जनसंख्या रही होगी। मतलब 5 मिलियन बोले तो 50 लाख लोग, तो जनसंख्या भी कम नहीं थी। 5 मिलियन हम किस आधार पर बोलते हैं, कोई तो आधार होगा। उनके घरों के हिसाब से, जितने घर हैं, जितने क्षेत्र पाए गए, तो उस हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए कि एक जगह पे कितने लोग रहे होंगे, तो उस हिसाब से ये आंकड़ा आपका ठीक बैठता है। ज़्यादातर अगर प्रोफेशन की बात किया जाए तो ऑक्यूपेशन की बात किया जाए तो लोग चित्रकार थे या व्यापारी थे। मतलब कि या फिर वो ट्रेड करते थे या फिर वो आपका चित्र बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे, मूर्तिकला बनाते थे या फिर किसी भी और तरह का स्कल्पचर्स में संबंधित थे। ज़्यादातर लोग गांव में रहा करते थे, ठीक है। कुछ आपका ऐसा नहीं है कि अमीर लोग नहीं रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग आपका गाँव में निवास करते थे। जीवन शैली आपकी काफ़ी कठिन थी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में वो आपका रहा करते थे। कहने का मतलब है कि शहरी जो जनसंख्या जिस हिसाब से रहती है, ठीक है, वही आपका जनसंख्या का जीवन शैली जो है वो उस समय के ज़माने के लोगों का दिखाई देता है। मतलब कि शहरी जितने भी सेटलमेंट होते हैं उससे संबंधित उनकी जीवन शैली रही होगी, ऐसा अनुमान दिखाई देता है। डेंसली पॉपुलेटेड थे, मतलब कि बहुत घना उनका जो पॉपुलेशन रहा होगा। मोहनजोदाड़ो की बात किया जाए तो उसमें 300 हेक्टेयर के क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर के रूप में देखने को मिलता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है आपका मोहनजोदाड़ो। ये आपका 300 हेक्टेयर लंबा है, ठीक है, और 40,000 लोगों की जनसंख्या जो है इस क्षेत्र में निवास करती थी, ऐसा माना जा सकता है। अलाहदीनो जो है वो आपका सबसे छोटी साइट है या फिर सबसे छोटा क्षेत्र है, जो कि अब तक सिंधु घाटी सभ्यता से खोजा जा चुका है और उसको खोद करके उसकी खोज की जा चुकी है। अब ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित है कि पानी के निकास की व्यवस्था, तो वाटर मैनेजमेंट का जो ड्रेनेज सिस्टम था, नालियों की व्यवस्था थी, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहली बात एक चीज़ साबित होती है कि सैनिटेशन सिस्टम जो था उस पर वो लोग काफ़ी ध्यान रखते थे, ठीक है। इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड चैनलिंग ऑफ वाटर, और वहाँ पे एक घर का पानी दूसरे घर में, दूसरे घर का पानी तीसरे घर में, मतलब घर घर पानी का सिस्टम, घर घर पानी के निकास का सिस्टम और उसके नालियों का बना होना, ये बात बताता है कि उसमें चैनलिंग ऑफ वाटर जो है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट की गई थी। वेस्ट वाटर वे जो है वो आपका प्राचीन सभ्यताओं में बहुत कम देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हड़प्पा में हमें सेपरेट वाटर वे दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और सेपरेट वाटर वे, जैसे आज के डेट में सीवरेज सिस्टम होता है, तो ठीक उसी तरीके से आपका उस समय का ड्रेनेज सिस्टम हमें आज के डेट के हिसाब से ही दिखाई देता है। मतलब वो लोग काफ़ी एडवांस थे इस मामले में। अगर हम वेस्ट वाटर ड्रेन की बात करें, वेस्ट वाटर कैसे निकलता रहा होगा, तो ये आपका अंडरग्राउंड होकर के निकलता था। मतलब कि ये आपका लोगों के बाहर से नहीं निकलता था, मतलब कि लोगों के घरों के बाहर से नहीं निकलता था, जबकि वो ज़मीन के अंदर से उसका ड्रेनेज सिस्टम और पैटर्न जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अच्छा, अगर बात करें कि ये कैसे बनता था, ये नालियाँ कैसे बनती थी, तो ज़्यादातर जो काम था वो आपका टेराकोटा से किया गया था और क्लीनिंग पर्पज़ जो है वो आपका टेराकोटा से ही की जाती थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रमुख बातों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें टाउन प्लानिंग के बारे में समझते हैं कि मतलब सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों की जो शहरी रख रखाव की प्लानिंग थी या फिर शहर के निर्माण की जो कला थी, उसकी जो प्लानिंग थी, उसके बारे में समझते हैं। तो दुनिया की ऐसी सबसे पुरानी प्लान सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि इतने प्लानिंग के साथ शहर को बनाना, अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि 9-9, 10-10 बार इनका बाढ़ की वजह से या किसी वजह से इनका घर टूटा है और फिर भी उन्होंने उसी तरीके का घर बनाया है। टूटा है कैसे पता चला? क्योंकि उसमें जो नींव है वो नींव बार बार पड़ती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा समझ में आ जाता है कि ये लगभग 9 बार मोहनजोदाड़ो जो है वो कम से कम 9 बार उजाड़ा गया होगा और 9 बार बनाया गया होगा। ये बहुत बड़ी बात है।
तो दुनिया की सबसे पुरानी प्लान्ड सिटी है कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी शहर हैं, खासकर आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये बड़े जो क्षेत्र, लोथल का जो क्षेत्र पाया जाता है, इसमें ग्रिड सिस्टम पाया जाता है। स्ट्रीट क्रॉसिंग जो है वो आपका सम कोण पे है, मतलब राइट एंगल में है, 90 डिग्री के कोण में आपके ये जो है आपका, जैसे मान लीजिए ये रास्ता है, इस रास्ते को क्रॉस करता है ये वाला रास्ता, तो ये जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है। ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब ग्रिड सिस्टम जो है, ग्रिड पैटर्न जो है बहुत ही खतरनाक लेवल पे था। अगर इनके शहरी सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह उठता है और हम बात करें कि ये कैसे संभव है, तो हिप्पोडेमस जो पीरियड है वो आपका मिलेटस क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। तो हिप्पोडेमस पीरियड में दुनिया में हड़प्पा, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा अगर बात किया जाए, जिसको हम फादर ऑफ यूरोपियन अर्बन प्लानिंग मानते हैं, किसको मानते हैं? हिप्पोडेमस के मिलेटस शहर को हम यूरोपियन अर्बन प्लानिंग का पिता मानते हैं या जनक मानते हैं। पिता का मतलब कि सबसे पहले यूरोप में अगर कोई शहरी प्लानिंग दिखाई दी है वो आपका हिप्पोडेमस के मिलेटस, हिप्पोडेमस पीरियड के मिलोटस क्षेत्र में दिखाई देता है। उससे भी हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी प्लानिंग पहले ही दिखाई दी चुकी थी। मतलब आप समझ सकते हो कि ये निर्विरोध तौर पे दुनिया का सबसे पुराना प्लान्ड और नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपका शहर और कस्बे पाए जाते थे उसमें रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम जो है वो स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। प्रमुख रास्ते जो थे वो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखाई देते थे। कहने का मतलब अगर जैसे बाजार का जो रास्ता निकलता था वो उत्तर दक्षिण दिशाओं में ही निकलता था। ये हो सकता है उनकी मान्यता रही हो। और जो द्वितीयक रास्ते थे, मतलब जो सेकेंडरी रास्ते, जो पतली पतली गलियां थी ना, ये गलियां, ये चौबारा, इस तरह की जो चीज़ें थी वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देती थी। मतलब जो छोटे छोटे आपके रास्ते थे वो आपका पूर्व पश्चिम दिशा में दिखाई देते थे। और जो आपका बड़े बड़े आपके गले थे, बड़े बड़े आपके जो सड़क होते थे, जो बाजारों को जोड़ते थे, जो आप बोल सकते हो पब्लिक प्लेस को जोड़ते थे, वो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखाई देते थे। ठीक है, रास्ते समकोणीय होते थे, मतलब कि राइट एंगल के होते थे और धार्मिक व एस्ट्रोनॉमिकल बिलीफ को दर्शाते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि वो आपका एस्ट्रोनॉमी को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे और उनकी मान्यता के अनुसार ही वो घरों का निर्माण कराया करते थे। ठीक है, वास्तुकला का बड़ा ध्यान रखते थे, तो इसी वजह से ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। वेल प्लान्ड सिटी व अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हमें यहाँ पे दिखाई देता है। हड़प्पा शहर में काफ़ी कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। मतलब हड़प्पा शहर की बात किया जाए या फिर हड़प्पा के जितने भी क्षेत्र पाए गए हैं, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी क्षेत्र, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्षेत्र पाए गए हैं, उसमें एक ही तरह का जो स्टैंडर्ड चीज़ें मिलती हैं। जैसे अगर नालियों की बात किया जाए तो एक जैसा दिखाई देता है, ड्रेनेज पैटर्न एक जैसा दिखाई देता है, ईंट के आकार भी एक जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप बात किया जाए कि उनके जो सड़क की चौड़ाई है वह भी लगभग एक जैसी दिखाई देती है। तो इससे समझ में आता है कि वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते थे, मतलब कि एक मानक को फॉलो करते थे। उसी आधार पर वो अपने शहरों का, अपने पब्लिक प्लेस का, अपने घरों का निर्माण किया करते थे। ज़्यादातर शहर ऐसे ही सिमिलर प्रकार के ब्रिक्स के आकार भी समान होते थे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्ट्रक्चर बनाते थे उसमें जो ब्रिक यूज़ करते थे, जो ईंट यूज़ करते थे, वो भी एक निश्चित साइज़ की होती थी। वो साइज़ क्या होती थी, किस अनुपात में होती थी? 1:2:4 के अनुपात में हमें दिखाई देती है। दो तरह के ईंटों का उपयोग करते थे, एक छोटा ईंट होता था, एक थोड़ा बड़ा ईंट होता था, लेकिन अनुपात जो है वो आपका समान होता था। जो छोटा ईंट होता था उसको घर बनाने में उपयोग करते थे, जो बड़ा ईंट होता था उसको पब्लिक प्लेस के कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में उपयोग करते थे। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसमें जो ब्रिक का यूज़ करते थे, जो ईंटों का यूज़ करते थे, उसका आकार समान होता था, मैंने पहले भी बताया। स्ट्रक्चर व पैटर्न भी समान होते थे, मतलब कि जिस तरीके की घर की संरचना होती थी, जो पैटर्न फॉलो किया जाता था वह भी हर जगह समान होता था। मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा के रास्ते जो है वो 10.5 मीटर चौड़े होते थे। अगर छोटे रास्तों की बात किया जाए, जैसा मैंने बताया कि द्वितीयक रास्ते, तो द्वितीयक रास्तों की जो चौड़ाई होती थी वो मात्र 1.5 मीटर होती थी या फिर 1.5 मीटर होती थी, और 10.5 मीटर जो लंबाई होती थी वो प्रमुख रास्तों की लंबाई होती थी। 10.5 मीटर बहुत बड़ी लंबाई होती है सड़कों के लिए। वाइड स्ट्रीट जो है वो आपका बाजार रहा होगा, या ऐसा माना जाता है कि जो बड़े बड़े हमें सड़कें मिली हैं वो अब बाजार का रास्ता रहा होगा। और बरेली का बाजार मान लीजिए, इसी तरीके से आपका जले हुए ईंटों का प्रयोग किया जाता था, मतलब बर्ड ब्रिक का यूज़ किया जाता था। कहने का मतलब कि कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, वो ईंटों को स्ट्रेंथ कैसे मिलती है उसका भी उपयोग करना जानते हैं। अब आप सोचोगे कि जब अंग्रेजों के ज़माने में हड़प्पा जैसी जगह से ये ईंटें मिली तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज हर चीज़ को यूज करना जानते थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि लाहौर से पेशावर के बीच में एक रेल मार्ग बिछा रहे थे, तो उसमें 150 किलोमीटर का लंबा जो क्षेत्र था उसमें इन ईंटों का उपयोग कर दिया। मतलब कि वो ईंटें आज हमें नहीं दिखाई देती, क्यों? क्योंकि उसको रेल मार्ग में बिछा दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों ने सोचो पुरानी हमारे विरासत को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
चैनल फॉर ड्रेनेज वाटर सिस्टम हमें दिखाई देता है। ये आपका रास्तों के किनारे है। हर पड़ोसी निश्चित प्रोफेशन से संबद्ध था। अगर बात किया जाए कि एक पड़ोसी क्या करेगा, अगला पड़ोसी क्या करेगा, ये सारी बातें निश्चित थी। जैसे कि एक पड़ोसी चित्रकार हो जाता था तो दूसरा पड़ोसी आपका कुछ और प्रोफेशन करता था, जैसे मान लीजिए व्यापारी था, तो इस तरीके का प्रोफेशन आपका देखने को मिल जाता है। अब प्राचीनतम साइन बोर्ड की बात किया जाए, यहाँ पे ये भी है कि सांकेतिक जो हमें बोर्ड मिलते हैं या फिर सांकेतिक कोई भी चीज़ लिखी हुई लिपि मिलती है, तो वो बात किया जाए तो दुनिया के सबसे प्राचीनतम लिखी गई लिपि में से एक है, मतलब सबसे प्राचीन है, आप सीधा बोल दो, इसमें डरने की बात नहीं है। धौलावीरा में हमें 1999 में एक आपका लिपि पाई गई, एक पोस्टर पाया गया। उसमें जो स्टोन सिंबल और जो लेटर बने हुए थे वो 30 सेंटीमीटर ऊंचा एक लकड़ी का फ्रेम था जिसमें ये सारी कुछ स्क्रिप्ट लिखा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते थे कि ये विश्व की प्राचीनतम सांकेतिक बोर्ड है। उत्तरी गेट सीतादेल में इनकी मान्यता मिलती है, मतलब माना जाता है कि सीतादेल वो क्षेत्र होता था जहाँ पे बड़े लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे या फिर पूजा पाठ करने वाले पुजारी लोग रहते थे, तो वो मानते थे कि ये गेट पर ही ये सांकेतिक बोर्ड जो है लटकाया गया होगा। जैसे सूचना पट होता है ना, जैसे विद्यालय की बात किया जाए तो उसमें आपका एक सूचना पट होता है, इसी तरीके से आपका हमारे मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें भी आपका बड़े बड़े हर्षवर्धन का स्क्रिप्ट मिलता है या फिर स्कंदगुप्त का स्क्रिप्ट मिलता है, तो अन्य राजाओं के भी स्क्रिप्ट जो है वह जगह जगह पे दिखाई देती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यह भी आपका किसी भी शहर के बाहर का जो गेट होता था, सीतादेल होता था, उस जगह का स्क्रिप्ट या सांकेतिक बोर्ड रहा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ अन्य बातें, जैसे ये हाइजीन या स्वच्छता का बड़ा ख्याल रखते थे। कैसे पता चलता है कि हाइजीन और स्वच्छता के प्रेमी थे? हाइजीन इनकी प्रमुख प्रायोरिटी थी। हेल्दी जीवन बिताने में ये विश्वास रखते थे। पब्लिक बाथ बनाना, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का होना, इसी तरीके से रनिंग वाटर हर घर घर में पहुंचना, ड्रेनेज सिस्टम का बना होना, अंडरग्राउंड पानी सिस्टम का बना होना, ठीक है, ये सारी बातें गवाही देती हैं कि ये आपका हाइजीन के या स्वच्छता के बहुत पक्षधर थे या फिर उसका विशेष ख्याल रखा करते थे। रास्तों पर कूड़ेदान का जमा मतलब कि होना, कूड़ेदान का मतलब कि जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड जो कूड़ा फेंकते हैं, आज की डेट में जैसे कि हम कूड़ेदान लगाने की बड़ी कोशिश करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन चलाते हैं, तो उस जमाने में भी ऐसा था। मतलब हर गली के किनारे पे कूड़ेदान होता था। सीमेंट की ईंटों की, सीमेंट की नहीं, जले हुई ईंटों की या फिर मतलब कि एकदम बढ़िया से ठोस ईंटों की कूड़ेदान बना हुआ दिखाई देता है, हमें ऐसे अवशेष मिलते हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है कि सिविल सेंस जो है वो लोगों के अंदर पाया जाता था। कहने का मतलब जिसे कहा जाता है ना कि यह आपकी जिम्मेदारी है, आपका शहर है कि आप अपने शहर को स्वच्छ रखें। चिप्स का पैकेट खा करके आप सड़क पर न गिराएं, ठीक है, किसी भी तरीके का अन्य सामग्री सड़क पर न गिराएं, कूड़ा कचरा सड़क पर न करें। ठीक उसी तरीके से सिविल सेंस, इसको सिविल सेंस बोलते हैं। ये सिविल सेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास थी। अब समझना हमको है कि क्या हम उनसे आगे हैं या फिर हम उनसे पीछे चल रहे हैं। मोहनजोदारो की जो सड़कें हैं उसमें कूड़ेदान दिखाई देता है, मतलब किस जगह मिला है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हो कि मोहनजोदारो की सड़कों पर हमें ऐसे क्षेत्र, ऐसे चीज़ें मिलती हैं जो कि कूड़ेदान जैसा दिखाई देता है। ब्रिक के जो कंटेनर हैं उसमें गार्बेज डिस्पोजल के लिए व्यवस्था की गई थी उस जमाने में। इसमें एक ग्रेट बात मिलता है, मतलब कि ऐसा कोई भी शहर नहीं रहा होगा उस समय का जहाँ पे कम से कम एक स्नानागार, एक बड़ा स्नानागार न मिला हो। कम से कम एक स्नानागार हर शहर में दिखाई देता था। इससे पता चलता था कि ये इसको किसी धार्मिक कारण की वजह से यूज करते थे। मतलब मान लीजिए जैसे कि किसी की पूजा करना हुआ या फिर कोई त्यौहार हुआ तो उसमें वो लोग स्नान करते होंगे या पूजा करते होंगे, इस तरह की व्यवस्था कुछ देखी जा सकती है उस जमाने में। धर्म की बात करते हैं कि इनका धर्म क्या था, ये किसकी पूजा करते थे, तो इसमें मैत्री देवी व शक्ति माता देवी की पूजा ये करने में विश्वास करते थे। ये योनि की पूजा करते थे, ठीक है। इसी तरीके से प्रकृति जो नेचर की पूजा ये लोग करने में विश्वास रखते थे। पीपल की पूजा देखने को मिलता है। अग्नि की पूजा के अवशेष दिखाई देते हैं। हवन कुंड बने हुए दिखाई देते हैं। पशुपति महादेव जो कि पशुओं की देवी, ठीक है, पशुपति महादेव पशुओं के देवता या देवी जो भी आप कहना चाहें, इस तरीके से आपका यूनिकॉर्न और ऑक्स की पूजा जो है उस जमाने में की जाती थी। कहने का मतलब ये प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी उनकी अधिक पूजा करते थे। पशुओं की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, जितना नेचुरल जो चीज़ें होती थी इन्वायरमेंट में उनकी पूजा किया करते थे। अग्नि की पूजा करते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कि आप इनके धार्मिक होने पर संदेह नहीं कर सकते। लेकिन साथ में कोई मंदिर भी नहीं दिखाई देता, हमें मंदिर जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकेत ये मिलता है कि ये मूर्ति कला के विरोधी रहे होंगे, ये प्रकृतिवादी, ठीक है, धर्म को मानते थे। कोई मंदिर जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता नहीं है। अन्य सभ्यताओं में ऐसा मिलता है लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि वो मानते हो कि पूरी दुनिया में लोग जितने भी हैं वो समान अधिकार रखते हैं, इसी वजह से वो किसी मंदिर बनाने में विश्वास नहीं रखते और वो मानते हैं कि जो जीवन है वो आपका नेचुरल तरीके से चल रहा है। अगर आर्थिक फैक्ट देखें, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें देखें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों की जो आपका इकोनॉमी थी या फिर जो आपका आर्थिक संबंध था
वो कृषि पर आधारित था। मतलब उनकी जो जीविका थी वो कृषि से चलती थी और वो कृषि से बने हुए चीज़ों का ही व्यापार भी किया करते थे। उस समय का व्यापार बहुत फल फूल रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो व्यापार नहीं करते थे, क्योंकि हमें ऐसे बहुत से क्षेत्र मिले हैं जहाँ डॉकयार्ड देखने को मिला है। मतलब कि समुद्री क्षेत्र से भी व्यापार करने के हमें संदेह कह सकते हैं, या फिर हमें ऐसे एविडेंस दिखाई देते हैं जिससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये भी समुद्री मार्ग के बारे में जानते थे, समुद्री व्यापार इनके द्वारा किया जाता था। जैसे मेसोपोटामिया के लोगों से या सुमेरियन लोगों से, ठीक है, बात किया जाए तो उनके स्क्रिप्ट में मिडिल ब्रॉन्ज एज के आसपास के क्षेत्र में मेलुहा का व्यापार जो है, मेलुहा से व्यापारिक संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर बात किया जाए कि कौन कौन सी चीज़ों का जो व्यापार ये लोग किया करते थे, तो उसमें से टिम्बर, इबोनी, हाई वॉल्यूम में इसका व्यापार किया जाता है। मतलब ये लकड़ी का व्यापार जो है, लकड़ी से संबंधित व्यापार खूब किया करते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अन्य बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे शीशम तेल लग्जरी आइटम का जो लैपिस लेजुली से, ये एक क्षेत्र का नाम है मेलुहा में, ठीक है, लैपिस लेजुली मेलुहा एक क्षेत्र का नाम है, और ऐसे आइटम लैपिस लेजुली से इंपोर्ट किए जाते थे। कहने का मतलब है शीशम का तेल हो गया, लग्जरी आइटम हो गए, ठीक है, जिसको हम लैपिस लेजुली कहते थे, वो मेलुहा से सिंधु घाटी के लोग इंपोर्ट करते थे, मतलब कि आयात करते थे, मंगाते थे। लोथल में हमें, लोथल क्षेत्र में हमें डॉकयार्ड भी दिखाई देता है। मतलब कि वहाँ पे समुद्र के किनारे जो नाव खड़ी होती हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। इससे यह साबित होता है कि वह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए इन रास्तों का, समुद्री रास्तों का प्रयोग करते रहे होंगे, यहाँ से समुद्री रास्तों का प्रयोग करते रहे होंगे। कॉटन जो है आपका प्रमुख उत्पादन में से एक था। उनको भार व मापने के लिए उनको सामग्री पता थी। हड़प्पा की सभ्यता में हमें लोथल में ऐसे एविडेंस दिखाई देते हैं जिसमें हमें क्यूबिकल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसमें माना जा सकता है कि ये मापन की इकाइयाँ रही होंगी। 16 को वो लोग मापन की इकाई मानते थे, जैसे कि आज के डेट में 1 2 3 4 मानते हैं, तो 16 मापन इकाइयाँ वहाँ पे दिखाई देती हैं। भार तौल जो है आपका लाइम स्टोन के पत्थर या स्टेटाइट के पत्थर के द्वारा किया जाता था, और उनका जो आकार होता था वो आपका क्यूबिकल आकार होता था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अन्य बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दुनिया का सबसे पहले काटन का उत्पादन सिंधु के लोग करते थे। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग दुनिया में अब तक जितने भी हमें क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, यह साबित होता है कि सबसे प्राचीनतम काटन का जो उत्पादन है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। कॉटन के अवशेष विश्व में सबसे पहले प्राचीन में सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों में दिखाई देते हैं। सबसे पहले कहाँ मिला, किस क्षेत्र में मिला, तो मेहरगढ़ जो कि आपका पाकिस्तान में है, वहाँ पे सबसे पहले कॉटन के अवशेष 6th मिलेनियम BC में, उसका जो समय काल है वो देखने को मिलता है। उस समय हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ में हमें कॉटन के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे साबित होता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना कॉटन से संबंधित जो है कार्य जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसान करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसान कताई व बुनाई कॉटन के कपड़ों को बनाने के लिए किया करते थे। जैसे कि गांधी जी चरखा चलाने की बात करते थे, तो उस जमाने में भी चरखा चढ़ते थे, और एक्सपोर्ट का प्रमुख आइटम भी एक था। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात किया जाए तो लोग जो है वो कॉटन की खेती या कॉटन का निर्यात करने में विश्वास रखते थे। लार्ज स्केल में मैरीटाइम व्यापारिक संबंध जो है हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। मैरीटाइम से मतलब है कि समुद्री व्यापार जो है उसके संबंध विदेशों से दिखाई देते हैं। कई पोर्ट सिटी की खोज जो है अब तक सिंधु घाटी सभ्यता से की जा चुकी है। यह प्रमाण है कि समुद्री व्यापार बहुत समृद्ध था। लोथल जो है वो आपका दुनिया का पहला डॉकयार्ड जो है वो सबसे पुराना डॉकयार्ड दिखाई देता है। अब लोथल जो है आपका गुजरात में आपका ये पार्ट है। अन्य अगर पोर्ट की बात किया जाए जो कि समुद्री के किनारे पाए जाते हैं, जैसे अल्लाहदीनो, सुक्ता गेंडोर, बालाकोट, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पोर्ट के लिए फेमस हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। दुनिया का सबसे पुराना बटन, उसकी जानकारी भी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के पास थी। अब एक बटन पाया गया, उसकी मैं चर्चा यहाँ पे करूँगा। तो 2800 से लेकर के 2600 BC के समय का बटन जो है हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। अब इसमें ये दिखाई देता है कि सी सेल से बने हुए छेद भी इसमें प्राप्त होते हैं। इससे साबित होता है कि ये कपड़ों में अटैच करने के लिए उपयोग करते थे, और साथ में ही ये ऑर्नामेंट में भी ज़्यादा उपयोग करते थे। मतलब कि कपड़ों में अटैच करने के लिए तो उपयोग करते ही रहे होंगे, लेकिन आभूषण में ये लोग इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते थे, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि आभूषण भी हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ऐसे जगहों से प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और भी नई नई अच्छी अच्छी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बता रहा ना कि ये वीडियो ऐसा वीडियो है जिसमें कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शायद ही ऐसी कोई चीज़ बचेगी जो आपको नया यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था उसको समझते हैं। यहाँ के लोग शिकार, मत्स्य पालन मतलब फिशरी, मिट्टी के बर्तन, चित्रकारी करना, इसी तरीके से बुल फाइटिंग करना, ये उनका प्रमुख सोसाइटी का खेल था या फिर सोसाइटी का कॉमर्स था।
मतलब लोगों की क्रियाविधि कुछ इसी तरीके की थी। परिवार की बात किया जाए तो परिवार जो है आपका काफ़ी बड़ी फैमिली हुआ करती रही होगी, क्योंकि घरों का आकार देख करके समझ में आता है। बच्चों का जो शिक्षा होती थी वो आर्ट क्राफ्ट से संबंधित होती थी, मतलब वो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है बहुत पहले से किया करते थे। जैसे आज के डेट में गवर्नमेंट एमएसएमई की बात करती है ना, तो ठीक उसी तरीके से आर्ट और क्राफ्ट की जो कला है वो बड़े बड़े परिवारों में प्रचलित था, बहुत पहले से प्रचलित था। घर की सुरक्षा, साज सज्जा, डेकोरेशन जो है वो आपका मेटल, जिसमें कॉपर ब्रांज की वस्तुओं के द्वारा वो किया करते थे। चेयर का प्रयोग, ये आपका यहाँ पे कुर्सियों का प्रयोग भी इस क्षेत्र में लोग किया करते थे। किचन के सामान जो यूटेंसिल होते हैं उसकी बात किया जाए तो ये जार, डिश, वेसल, ये सारी चीज़ें मिट्टी या पत्थरों से बनाया करते थे। कपड़ों की बात किया जाए तो ये कॉटन का प्रयोग करते थे, ऊनी कपड़ों का भी चलन उस समय बहुत ज़्यादा था। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स की बात किया जाए तो महिलाएं फेस पेंट और अन्य सामग्री बनाने में, ऑर्नामेंट, आभूषण बनाने में, मतलब आभूषण पहना करती थी या उसका उपयोग किया करती थी। खाना या फूड की बात किया जाए तो चावल, गेहूँ, बाजरा, दूध, सब्जी, मटर, शीशें, इसी तरीके से डेट पाम फलों में हो गया, मटन फिश, इस तरह की चीज़ें, मतलब कि मांसाहारी और शाकाहार से संबंधित सभी चीज़ों का वो उपयोग किया करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। शिक्षा व स्वच्छता की बात किया जाए तो ड्रेनेज सिस्टम स्वच्छता को दर्शाता है। लेटर जो इंग्रेव किए गए हैं सील्स पे, मोहरों पर जो सांकेतिक चिन्ह बने हैं, इससे पता चलता है कि उस समय के लोग पढ़े लिखे थे, ऐसे प्रमाण हमें स्पष्ट होते हैं। शुरुआती खुदाई में बड़ी संख्या में आर्कियोलॉजिस्ट, जो भी पुरातत्ववेत्ता थे, उन लोगों को खिलौने प्राप्त हुए, तो वो इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित थे, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग बच्चे रहे होंगे, मतलब कि ये लोग खिलौना बनाते थे, खिलौना ही खेलते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चे रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे उनको और खुदाई की तो उनको पता चला कि ये एक्चुअली चित्रकार के शौकीन थे, मतलब ये ऐसी चीज़ें बनाते थे, हो सकता है इसका एक्सपोर्ट भी करते रहे हों, व्यापार भी करते रहे हों। मोहनजोदाड़ो में सबसे अधिक ये टॉय, मतलब कि ये खिलौने और गेम से संबंधित चीज़ें मिलती हैं। क्यूबिकल डिश भी हमें, जिसमें 6 छेद हैं, ठीक है। बुलक कार्ट, स्पिनिंग टॉय, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका छोटे छोटे गेम के लिए उपयोग की जाती हैं, ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। मिनिएचर पॉट हो गया, मतलब कि आपने कोई बर्तन घड़ा बनाया और उसमें आपका यहाँ पे चित्रकारी करी तो उसको मिनिएचर बोल दिया गया। यूटेंसिल आदि चीज़ें हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बातों को सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसी रही होगी उसके बारे में अगर समझने की कोशिश करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो आपका बड़ी मात्रा में यहाँ पे दिखाई देता है। हाई लेवल ऑफ टेक्निक जो है वहाँ पे लोगों की प्रदर्शित होती है, क्योंकि छोटे छोटे बारीक चीज़ों में भी वो लोग क्राफ्टिंग करते थे, वो लोग आर्टिशियन करते थे, मतलब कि आर्टिस्टिक जो नेचर है वो आपको वहाँ पे उनको दिखाई देता था। जैसे जिन वस्तुओं का, जिन मेटल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था उसमें से टेराकोटा, ब्रॉन्ज, कॉपर आदि के जो मेटल हैं वो आपको सबसे अधिक प्रयुक्त होते हुए दिखाई देते हैं। बीड बनाने में वो उनको महारत हासिल थी। मेटल को बेंड करना, उसकी कास्टिंग करना, वो इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। चाहे वो ब्रांज हो चाहे वो आयरन हो, तो उसको कास्ट करके, उसको ढाल करके वो अन्य चीज़ में परिवर्तित कर देते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जो कि आज के डेट में आपका टेक्नीशियन लोग करते हैं। डांस की बात किया जाए तो मनोरंजन का साधन रहा होगा, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। पुरातत्ववेत्ता यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं, सर जॉन मार्सन मानते हैं कि जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड के लोग रहे होंगे, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में इतने पुराने समय में इतने डेवलप लोग इतनी खतरनाक चित्रकारी करते थे, हमें विश्वास ही नहीं होता, इतनी क्लीन और क्रिस्प चित्रकारी करते थे। तो ये वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें थी। वंडरफुल आर्टिस्टिक अप्रोच जो है वो आपका दिखाई देती है। लास्ट वैक्स कास्टिंग प्रोसेस जो है वो आपका दिखाई देता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। इससे पहले मैं ये बता दूं कि ग्रीक सभ्यता के लोग 1000 साल बाद ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में लास्ट वैक्स कास्टिंग प्रोसेस की चीज़ों को बहुत पहले से यूज करते थे, जबकि ग्रीक वालों ने, मतलब जो यूरोपीय क्षेत्र के लोग हैं या फिर अन्य विदेशी क्षेत्र के लोग हैं, वो आपका बहुत बाद में 1000 सालों के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसी चीज़ों के प्रमाण मिलते हैं। लास्ट वैक्स कास्टिंग क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है कि जो मोम होता है, तो मोम का एक जो चीज़ आपको बनानी है, जैसे मान लीजिए घड़ा बनाना है, तो घड़ा का एक मोम का पुतला बनाया जाता था, उसमें खोखला कर दिया जाता था जो आकृति आपको चाहिए थी। फिर उसमें मान लीजिए आपको लोहे का घड़ा बनाना है, तो आप उसमें क्या करोगे कि उसमें पहले जो वैक्स बनाया है तो उसमें आप गरम क्या करोगे, मेटल डाल दोगे, लिक्विड मेटल डाल दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, धीरे धीरे वैक्स जो है उसको पिघला दोगे, तो वैक्स पिघल जाएगा और जो आप चाहते थे वो मूर्ति या फिर वो चीज़ आपका बन के तैयार हो जाएगी। ये बहुत बड़ी टेक्निक है, आज के डेट में भी आप लोग उपयोग करते हैं इस चीज़ों का। तो उस ज़माने में इस तरह की टेक्निक का होना लोगों को भ्रम में डालता है या लोगों को आश्चर्य में डाल सकता है।
हड़प्पा में हमें बहुत ही एडवांस अन्नागार मिली है, मतलब कि अन्नागार से मतलब समझ लीजिए ग्रेनरी मिली है। ग्रेनरी से मतलब कि जहाँ पे अन्न रखे जाते रहे होंगे, या फिर जो जहाँ पे जितना गल्ला या फिर जिसको अनाज बोलते हैं वो रखा जाता रहा होगा, तो वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त अन्नागार जो है वो दिखाई देता है। अगर रोम की बात की जाए तो रोम में 2800 साल बाद इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई देती हैं। लेकिन आपका 2800 साल पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल चुकी थी। 6 अन्नागार, 6 आपका ग्रेनरीज हमें जो 2 रास्तों में दिखाई देती हैं, इस तरह के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ऊंचे प्लेटफॉर्म के घरों से बाढ़ को बचाने के लिए अन्नागार स्थापित किए गए थे। इनकी जो लंबाई चौड़ाई की बात किया जाए तो 45 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा अन्नागार जो है वो हमें दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी आकृतियाँ थी, मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कि आज की डेट में कोल्ड स्टोरेज होता है, जहाँ पे सरकारी जितने भी अनाज MSP पे, मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उस पर खरीदे जाते हैं, तो सरकार उसका भंडारण करती है, तो उसमें कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। तो आप उस जमाने का सिंधु घाटी सभ्यता का कोल्ड स्टोरेज ग्रेनरीज या अन्नागार मान सकते हैं। सीतादेल, बाथिंग और बाउंड्री भी इसी तरीके की आपका बड़े बड़े चौड़े चौड़े बनाए जाते थे। लेकिन सबसे अधिक बड़ा अगर बात किया जाए तो वो आपका ग्रेनरी या अन्नागार होता है। कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ी आकृति हमें दिखाई देती है वो कौन सी चीज़ है, तो वो कुछ और नहीं बल्कि ग्रेनरी है। बहुत बड़े बड़े ग्रेनरी हमें दिखाई देते हैं। अगर वाटर रिजर्वायर की बात की जाए, मतलब पानी को संरक्षित करने के लिए जो तालाब जैसी संरचना है, स्विमिंग पूल जैसी संरचना है, वो आपका धौलावीरा में हमें दिखाई देती है। धौलावीरा में 16 वाटर रिजर्वायर दिखाई देते हैं सबसे अधिक। अब समझते हैं कि ये इनका उद्देश्य क्या रहता होगा। तो इनका उद्देश्य बाढ़ से सुरक्षा, पानी संरक्षण करना ताकि सूखा पड़ने का उपयोग किया जा सके, और बाढ़ से सुरक्षा के लिए डैम का निर्माण भी कर दिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलती थी। अच्छा, अगर बात किया जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज क्या होता था, मतलब कि जो ईंट होते थे उनका साइज क्या होता था, तो उसका डिस्कशन करें तो हमें 2 तरीके की ईंटें जो हैं या ब्रिक की साइज दिखाई देती है। एक जो है आपका थोड़ा सा बड़ी साइज है, एक छोटी साइज है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इनका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो औसत है वह समान है। इससे पता चलता है कि उनकी जो टेक्निक थी, मतलब आर्किटेक्चरल जो स्किल थी वो बहुत हाई थी। मतलब वो काफ़ी सोच समझ करके इन चीज़ों को बनाते थे ताकि इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो आपका समझी जा सके या सुलभ की जा सके। कहने का मतलब है कि जो बड़ी वाली आपकी ईंटें बनती थी उसका आकार 10 × 20 × 40 सेंटीमीटर होती थी। जो छोटी वाली ब्रिक होती थी वो आपका आकार 7 × 14 × 28 होती थी। जो बड़ी वाली ईंटें होती थी वो आपका पब्लिक बिल्डिंग बनाने के लिए, यहाँ पे जो बड़ा ब्रिक होता था जैसे कि 10 × 20 × 40, वो पब्लिक बिल्डिंग बनाने के लिए उपयोग की जाती थी। इसी तरीके से जो स्मॉल ब्रिक का साइज़ है जिसको हमने बताया यहाँ पे 7 × 14 × 28, वो घर बनाने के लिए, जनरली घर बनाने के लिए या फिर किसी छोटे मोटे आपका उपयोग के लिए बनाई जाती थी, तो उसको छोटे ईंटों का उपयोग किया जाता था। लेकिन इनका रेशियो 1:2:4 ही हुआ करता था। अब समझते हैं कि जो ये आर्किटेक्चर हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं, घर निर्माण, गृह निर्माण से चीज़ें संबंधित हैं, उनका जो रेशियो है आपका 1:2:4 ही क्यों है। तो 1:2:4 हर जगह पर अप्लीकेबल होता दिखाई देता है, चाहे वो घर निर्माण हो, चाहे वो पब्लिक निर्माण हो, चाहे वो शहर का निर्माण हो। मतलब कि इसमें 2 पक्ष हैं। हो सकता है कि इतिहासकार मानते हैं कि उनको नहीं पता कि ये लोग क्या चाहते थे। क्या ये एक धार्मिक मान्यता थी, क्या वो किसी धार्मिक मान्यता की वजह से एक ही तरह के ईंट पत्थर बनाते थे, या फिर उनको बिल्डिंग करने की जो परंपरा थी उसका एक स्टैंडर्ड था। जैसे कि आज के ज़माने में नट बोल्ट का एक स्टैंडर्ड होता है जो आपका ISI के द्वारा प्रमाणित होता है, या फिर एक स्टैंडर्ड संस्था होती है, ठीक है, मेजरमेंट की जो इंटरनेशनल संस्था है वह प्रमाणित करती है कि किस आकार के नट बोल्ट बनाए जाएंगे। जैसे M16 हो गया, M20 हो गया, तो वो नट बोल्ट का साइज होता है, उसका मिलीमीटर के में उसमें जो आपका कोर डाया होता है उससे संबंधित आपका उसकी साइज को देखा जाता है। थोड़ा सा बात करते हैं कि हड़प्पा के जो घर होते थे वो उनकी आकृति कैसी थी, तो वो मल्टी स्टोरेज होते थे। मतलब कि उस जमाने में 2 तल्ले 3 तल्ले के घर बनाना, और वो भी पक्के छत के साथ, ऐसा भी नहीं था कि कच्चा छत के साथ, ठीक है, पक्के छतों के साथ 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाना एक बड़ी बात थी। और ऐसे हमें अवशेष दिखाई देते हैं जिनमें 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग देखी गई। जैसे इससे माना जा सकता है कि आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट जो है वो आपका उस जमाने के लोगों में दिखाई देती है। 2-3 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो भवन जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे जाता है। अगर आपका सेंटर कंट्री यार्ड की बात किया जाए तो वो आपका सपाट छतों के भी दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे छत जो है वो आपका सपाट होते थे और वो स्ट्रांग और पक्के होते थे। इन सभी के सबूत भी मिलते हैं। इसी के साथ साथ घर में अटैच बाथरूम होना भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। जैसे आज के ज़माने में भी लोग घर बनवाते हैं तो अटैच मतलब जो बाथरूम होता है उसको बनवाने के लिए कई बार सोचते हैं, लेकिन उस ज़माने में लोग ऐसी चीज़ें बना चुके थे और सक्सेसफुली बना चुके थे। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई दिक्कत थी। या दुनिया में ऐसा पहली बार इस तरह का सिस्टम का ईजाद जो है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे रनिंग वाटर जो है उसकी सुविधा घरों तक पहुँचना, टॉयलेट घरों तक होना,
एडवांस ड्रेनेज सिस्टम की फैसिलिटी होना, इन सभी बातों से लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि इस तरीके की सुविधा किसी पुरानी सभ्यता में दिखाई देती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। घर जो है आपका धूल और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक्चुअली जो आपका मेन गेट होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहीं कहीं बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं छोटा सा बना के दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये आपका रास्ता है, मान लीजिए ये आपका घर बना हुआ है, तो घर का जो गेट होता था वो इस साइड नहीं होता था। घर का गेट जो होता था वो यहाँ पे निकलता था, छोटी गलियों में निकलता था। क्यों? ताकि इस रास्ते से आने वाले धूल से बचा जा सके। तो इस रास्ते पे क्या होता था, इसको मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। तो इस रास्ते पर जो आपका ये वाला रास्ता था, इसमें खिड़कियाँ बनाई जाती थी और जो मेन गेट होता था वो यहाँ बनाया जाता था। मतलब कि छोटे छोटे जब आपका यहाँ पे जो रास्ते होते थे उसमें आपका मेन गेट बनाया जाता था, जबकि खिड़कियाँ आपका इस तरफ बनाई जाती थी। तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर हुआ करता था। इनका मुख्य उद्देश्य यही था ताकि धूल जो है, धूल के कण जो हैं वो कम से कम आए। इसीलिए जो विंडो है, यहाँ पे मैंने विंडो की बात की, तो जो विंडो है वो आपका मेन स्ट्रीट में बनाई जाती थी। मतलब कि जो मेन आपका सड़क होती थी उसमें केवल खिड़की होती थी, दरवाजे उस तरफ नहीं होते थे, ताकि वहाँ पे धूल के कण कम हों, या फिर कहा जा सके कि लूटपाट की घटनाएं होती हैं तो डायरेक्ट उन पर आक्रमण ना हो सके। तो ये सारी बातें वो लोग सोच करके ये बनाते थे। जो डोर होता था वो आपका सिंगल होता था, वो सेंट्रल कोर्टयार्ड की तरफ ओपन होता था, मतलब कि छोटी छोटी गलियों की तरफ ओपन होता था। ठीक है, इससे दो बातें होती थी, एक नॉइस अवॉइड होती थी, मतलब कि अगर आवाज़ हल्ला हो रहा है तो गेट जब उस तरफ रहेगा ही नहीं, निकास उस तरफ रहेगा ही नहीं, तो हल्ला से हम बच जाएंगे, मार्केट प्लेस से हम बच जाएंगे। ये सारी उनकी सोच रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अन्य बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक ही वीडियो में मैं सारी बातें कवर कर दे रहा हूँ। आप एक वीडियो देखेंगे आपको सारी जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। दुनिया में पहला ऐसा जगह था जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी, मतलब कि हम क्या करते थे, बरसात के पानी को संरक्षण करते थे और वहीं से अपनी खेती में सिंचाई की व्यवस्था जो है उसको हम यहाँ पे देखते थे। रेन वाटर का संरक्षण करने की प्रणाली बहुत विकसित थी। कॉम्प्लेक्स व पर्याप्त जल संचयन की प्रणाली उनके पास विद्यमान थी। उनको पता थी कि जल का संरक्षण कैसे करना है, चाहे वो पब्लिक पानी की टंकी रही हो, चाहे वो ग्रेट बाथ रहा हो। ये सारी चीज़ें हमें उस ज़माने में दिखाई देती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्पष्ट तौर पे दिखाई देती हैं। मोहनजोदाड़ो की बात किया जाए तो उसमें हमें पब्लिक टॉयलेट और लगभग 700 कुआं दिखाई देता है। अब कुआं का होना यह बात प्रमाणित करता है कि वो जल संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे। अगर मेटलर्जिकल एडवांसमेंट की बात किया जाए, मतलब कि मेटल से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, आपका तत्वों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, तत्व ज्ञान उनको कितना था वो समझते हैं। मतलब कितने तरीके की वैरायटी के मटेरियल उनको पता थे। ठीक है, उनको लेड पता था, उनको कॉपर के बारे में पता था, उनको ब्रॉन्ज के बारे में पता था, टीन के बारे में भी पता था, और इनके बने हुए वस्तुओं का निर्यात भी वो किया करते थे। स्मेल्टिंग की प्रक्रिया वो जानते थे। स्मेल्टिंग क्या होता है, एज ए इंजीनियर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, जो स्मेल्टिंग की प्रक्रिया होती है, आप ऐसे समझ लो कि जब किसी भी ओर को या अयस्क को इस योग्य बना दिया जाए ताकि वो मेटल उपयोग में लाया जा सके, तो उस प्रक्रिया को हम स्मेल्टिंग कहते हैं। स्मेल्टिंग वह प्रक्रिया है कुल मिलाकर के किसी भी ओर से जिसमें जो प्रमुख मेटल होते हैं या फिर तत्व होते हैं उसको निकालने की प्रक्रिया को स्मेल्टिंग कहते हैं। और ये आपका स्मेल्टिंग की प्रक्रिया को जानते थे। सिंधु घाटी के लोग स्मेल्टिंग क्या होती थी इस प्रक्रिया को भली भांति जानते थे। यह कहीं ना कहीं लोगों को आश्चर्यचकित या विस्मय पैदा करने वाली चीज़ है। सोने की नेकलेस बनाना, ठीक है, लगभग 0.25 mm डायमीटर से कम, ये आपका लोथल में हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि वो आपका ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी चीज़ें ही बनाते थे, वो बारीक चीज़ें भी बना लिया करते थे। ये तभी संभव है जब वो सोने को गलाना जानते हों, सोने की छोटी छोटी कार्रवाई जानते हों, छोटी छोटी मशीनरी हो उनके पास, मतलब बारीक काम को करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो लोग इन बातों को जानते थे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और रंगपुर में ऐसे क्षेत्र मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? लोथल का क्षेत्र तो मिलता ही है, मोहनजोदाड़ो में मिलते हैं, हड़प्पा में मिलते हैं, रंगपुर में मिलते हैं। परीक्षाओं में आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें सोने से नेकलेस वगैरह से संबंधित जो भी चीज़ें हैं हमें दिखाई देती हैं, तो वो आपका इन क्षेत्रों में, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, लोथल का क्षेत्र, मोहनजोदाड़ो का क्षेत्र, हड़प्पा का क्षेत्र, रंगपुर का क्षेत्र, ऐसे जगह पे दिखाई देते हैं। हड़प्पा के क्षेत्र में हमें कॉपर से बने हुए कास्टिंग के द्वारा जो चीज़ें निर्मित की जाती थी, मतलब यहाँ पे कास्टिंग भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी मेटल को या नॉन मेटल को गरमा करके उसको पिघला करके अन्य किसी आकार में परिवर्तित कर देते हैं, उसको कास्टिंग की प्रक्रिया कहते हैं। ब्रॉन्ज के बर्तन सिंगल चादर के द्वारा हैमरिंग करके निर्मित किया जाता है। जैसे आज के डेट में भगोने वगैरह बनाए जाते हैं तो वो सब चादर से ही तो बनाए जाते हैं, उसमें ब्लैंकिंग का प्रोसेस होता है और उसमें आपका पियर्सिंग का प्रोसेस होता है, तो कई प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो उस जमाने में भी इनको पता था। एक ही चादर से किसी भी वस्तु का निर्माण करना एक बहुत बड़ी आर्टिस्टिक कला होती है, मतलब बहुत बड़ा आर्टिस्टिक फीचर होता है जो उस जमाने के लोगों में थी।
मेटल से एलॉय बनाने की कला, ये बहुत बड़ी तकनीक होती है लेकिन उनको पता थी। जैसे ब्रॉन्ज वगैरह की बात हमने की, इसी तरीके से अन्य तरीके के स्टील बनाने की बात की जाए, लोहे से स्टील बनाना या फिर लेड वगैरह को किसी के साथ मिक्स करके कोई नया तरह का एलॉय बनाना, तो ऐसी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है लेकिन वो इसके कंपोजिशन को भली भांति जानते थे। यहाँ तक कि सोने की शुद्धता को नापने के लिए उनके पास टच स्टोन टेक्निक भी थी, क्योंकि हमें टच स्टोन जो है वो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से मिले हैं। जैसे हमें टच स्टोन जो है वो आपका बनावली, जो कि हरियाणा में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही क्षेत्र है, वहाँ पे हमें टच स्टोन प्राप्त हुआ और उसमें कुछ गोल्ड के कण चिपके हुए मिले, जिससे यह बात साबित होती है कि प्योरिटी को, गोल्ड के प्योरिटी को चेक करने का काम भी उस जमाने में लोगों को पता थी। कैसे मतलब सोने को प्योरिटी को चेक करते हैं, ऐसी चीज़ें भी उनको पता थी। सटीक मापन, जो प्रिसाइज मापन है, वह भी वो लोग जानते थे। इनके पास स्टोन के क्यूब होते थे जो कि मापन यंत्र माने जा सकते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी यही माना है कि जो स्टोन के छोटे छोटे पत्थर पाए गए हैं वो कुछ और नहीं बल्कि मापन यंत्र हैं, मेजरमेंट के टूल हैं। और उनका वेट रेशियो कुछ इस तरीके से होता था, 5:1:2, जैसे 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, यहाँ पे 1:5, मतलब 1:2:5, यहाँ पे फिर 5, 10, 20, ठीक है, या फिर 10, 20, 10, 20, 50, 10, 20, 50 क्या हुआ 1:2:5, और 100, 200, 500, ये क्या हुआ 1:2:5। ठीक इसी तरीके की चीज़ें आपका दिखाई देती थी। मतलब मैथमेटिकल रूप से भी वो काफ़ी तैयार थे, मेजरमेंट वगैरह हाई लेवल की जानते थे, प्रिसाइज मेजरमेंट जानते थे। मापन प्रणाली जो है वो आपका मिस्र और मेसोपोटामिया से अलग थी। इससे यह साबित होता है कि उनकी अपनी कला जो है अलग थी मेसोपोटामिया की सभ्यता से या फिर मिस्र की सभ्यता से। आइवरी स्केल जो है आपका 1.704 मिलीमीटर होता था, जो कि लोथल गुजरात में पाया जाता था। आज के डेट में जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सारी चीज़ें हम, माइक्रोमीटर, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए। तो उस ज़माने में जो सबसे छोटी हमें स्केल दिखाई देती है वो आइवरी स्केल दिखाई देती है, जिसका मापन था 1.70 मिलीमीटर। यह भी बहुत बड़ी चीज़ है कि एक छोटा सा मापन करते थे, छोटी छोटी इकाइयों से मापन करते थे। ये जो इकाई है वो ब्रॉन्ज एज की सबसे छोटी मापन इकाई के तौर पर जानी जाती है। ब्रॉन्ज एज पे पूरी दुनिया में बात किया जाए तो सबसे छोटी इकाई यही है। अन्य एज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल ब्रॉन्ज एज की बात कर रहा हूँ। अगर प्राचीनतम जगह की बात किया जाए, प्राचीनतम जगह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, तो वो कई बार आपसे परीक्षा में पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे प्राचीन जगह जो है वो कौन सी है, क्या हमें बता सकते हैं? तो हाँ, हम बता सकते हैं। मेहरगढ़ वह जगह है जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है। वो 7000 बिफोर क्राइस्ट से पहले की घटना है, मतलब 7000 ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटना जो है वो आपका मेहरगढ़ में ऐसे अवशेष दिखाई देते हैं। प्री हड़प्पा काल से संबंधित ये हमें समझ में आता है, क्योंकि हड़प्पा का जो काल है वो थोड़ा सा पीछे है, 2500 के आसपास का जो ईसा मसीह पूर्व का जो समय है, 2500 के आसपास का हड़प्पा का सभ्यता का समय है। लेकिन मेहरगढ़ बहुत पुराना है, उससे भी पुराना है, 5000 साल पुराना है। अब बात करते हैं कि उसमें जो मोहरें पाई गई हैं, 400 मोहरों के आसपास हमें आपका हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देता है। अब मोहरों में किनके चित्र बने होते थे, उनकी आकृतियाँ कैसी होती थी? तो पहली बात आप ये समझिए कि छोटी होती थी, आयताकार होती थी, पत्थर की बनी हुई होती थी, उसमें कलाकृतियाँ भी बनाई जाती थी, उसमें फिगर बनाए जाते थे, डायग्राम बनाए जाते थे। वो जो डायग्राम होते थे वो आपका पशुओं के चित्र हुआ करते थे। इनका क्या यूज होता था, यह यूज निश्चित नहीं था, मतलब ये किस उपयोग में लाए जाते थे यह उपयोग निश्चित नहीं था। मोहनजोदाड़ो कम से कम 9 बार बनाया गया और 9 बार बिगाड़ा गया। ये प्रमुख तथ्य है, इसको मैंने पहले भी बताया था लेकिन अभी भी बता रहा हूँ कि जो मोहनजोदाड़ो है वो कम से कम 9 बार बनाया गया होगा और 9 बार इसको बिगाड़ा गया होगा। हमें ऐसे अवशेष दिखाई देते हैं। कई बार इसको नष्ट किया गया होगा, कई बार ये बाढ़ की वजह से समाप्त हो गया होगा, लेकिन हर बार सेम ग्रिड सिस्टम से उसको अपनाया गया और दोबारा उसको निर्माण किया गया। ऐसे अवशेष हमको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? क्योंकि उनका जो, जैसे अब अगर मान लीजिए किसी भी ज़मीन का सतह देखिए तो उससे समझ में आ जाता है कितनी बार उसको बनाया गया है। ऐसी टेक्निक हमारे पास मौजूद है, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तो पुराने ग्रिड सिस्टम पे ही मोहनजोदड़ो को 9 बार बनाया गया। अर्बन प्लानिंग में दृढ़ता दिखाई देती है, मतलब ऐसा समझ में आता है कि वो कितने दृढ़ थे अपने प्लानिंग को लेकर के। मतलब उनको विश्वास था कि जो हमारी प्लानिंग है वो बहुत सुदृढ़ है, इसीलिए बार बार टूटने के बावजूद वो एक ही तरह की जो प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग है, वो वहाँ पर यूज करते थे। डेंटिस्ट भी थे, मतलब उनको डॉक्टरी भी पता थी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे पता चला? सन 2006 की बात है जब हमें नेचुरल जर्नल के द्वारा पता चला। जो जर्नल था ये दुनिया का बहुत बड़ा जर्नल है जो कि बड़ी बड़ी चीज़ों को, ऐतिहासिक चीज़ों को यहाँ पे व्याख्या करता है। तो उसने इस बात को प्रमाणित किया या स्वीकार किया कि ह्यूमन टीथ, मानवीय जो आपके दांत हैं, उसकी ड्रिलिंग करने की जो प्रणाली है सबसे पहले मेहरगढ़ में जो आपके अवशेष मिले हैं जो पाकिस्तान में है उसमें दिखाई देता है। मतलब कि दांतों में भी छेद करना, ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं डेंटिस्टिक अप्रोच को दिखाता है मेहरगढ़ के लोगों को। अब मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट है, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि उस समय लोगों को डॉक्टरी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जरूर रही होगी। कितनी थी या नहीं पता, लेकिन हाँ जानकारी थी। 2001 में मेहरगढ़ में आपको मोलर क्राउन भी प्राप्त हुए।
मोलर क्लाउन जो है आपका नियोलिथिक एज मतलब कि नवपाषाण काल से संबंधित है। इसका जो समय है वो आपका 5500 से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के बीच की बात है। उन्हें दांतों की सुरक्षा पता थी कि दांतों की सुरक्षा कैसे करनी है या फिर उसके लिए क्या किया जाता है, उसका संरक्षण कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी थी। मतलब उन्हें हॉस्पिटलिक अप्रोच या फिर डेंटिस्टिक अप्रोच जो है वो आपका स्पष्ट दिखाई देती है। स्क्रिप्ट अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी, मतलब उनमें जो स्क्रिप्ट दिखाई देती है, स्क्रिप्ट पाई जाती है, वो फिलहाल अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। 400 डिफरेंट टाइप के सिंबल जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग जगहों से मिलते हैं। उसमें 3 से लेकर के 20 तक के बीच के स्ट्रिंग दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे मैं 2-3 वर्ड की बात करें, इतिहासकार में 6 वर्ड हैं कि नहीं है, 6 छोटे छोटे अक्षर हैं, उससे एक शब्द का निर्माण हुआ है। मानते में कितने हैं, 3 वर्ड हैं। तो कुल मिला के वहाँ पे मतलब अगर सिंधु घाटी सभ्यता के स्क्रिप्ट की बात की जाए तो वहाँ पे 3 से लेकर के 20 लंबे शब्दों वर्डों के साथ, मतलब लंबे अक्षरों के साथ शब्द का निर्माण हुआ करता था। फिलहाल उसको जब स्क्रिप्ट को पढ़ी ही नहीं जा सकी तो उसको हम कैसे मान सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है या फिर है सच है कि झूठ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि यह एक मात्र संकेत है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जापान नहीं देखा तो क्या जापान दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इतिहासकारों का मत से फिलहाल मैं तो सहमत नहीं हूँ कि इन संकेतों का कोई मतलब नहीं है। पहले आप खोजिए। अगर आपको भगवान के बारे में नहीं पता तो आप कह दो कि भगवान नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कह दो कि जापान के बारे में नहीं पता तो जापान नहीं है। तो पहले जब साइंटिफिक अप्रोच की बात की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं साइंटिफिक तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य बातों को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित समझने की कोशिश करते हैं। इसमें प्रमुख यह है कि किसी भी शासक के प्रमाण नहीं मिलते। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि मध्य भारत के इतिहास में हमें जो भी स्क्रिप्ट दिखाई देते हैं उससे समझ में आ जाता है कि ये किस राजा के द्वारा लिखे गए थे। लेकिन हमें प्राक ऐतिहासिक काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो भी अवशेष मिले हैं उसमें हमें कहीं भी किसी भी शासक का जिक्र नहीं होता। तो इससे एक बात समझ में आती थी, इसमें एक बहुत बड़ा शासन नहीं होता था या फिर बहुत सिस्टमेटिक होता था। इसमें राजा टाइप का कोई भी चीज़ नहीं रहा होगा, समझते हैं। इसमें एकमात्र जो मूर्ति मिली है उसमें वो टेराकोटा की मूर्ति मिली है और उसको लोग पृष्ठ किंग के नाम से जानते हैं क्योंकि वो पुजारी के साथ साथ राजा का वेशभूषा धारण किया हुआ एक मनुष्य लगता है जो कि टेराकोटा की मूर्तियों के साथ बनाया गया है। तो फिलहाल ऐसा कोई शासक का प्रमाण हमें नहीं मिलता ज़्यादा। वारफेयर के प्रमाण भी नहीं मिलते, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये लोग युद्ध बहुत नहीं लड़ते थे, मतलब ये बड़े शांतचित्त लोग थे, समझते हैं। हथियार तो मिले हैं, चाहे वो स्पेयर हो, चाहे वो नाइव हो, चाहे वो एरो हेड वाले हमें चीज़ें मिली हों, चाहे, लेकिन हमें युद्ध के कोई भी प्रमाण दिखाई नहीं देते। इससे ये साबित होता है कि हो सकता है कि वो लोग बहुत ही शांतिप्रिय हों, बहुत ही जनरल आदमी हों, कोई परंपरागत शत्रु उनका न रहा हो। इस वजह से वो लोग क्या करते थे कि इग्नोर मारते थे, हमें युद्ध नहीं करना है, ऐसे हमें अवशेष भी नहीं प्राप्त हुए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का कारण क्या है? आखिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आज तक क्यों नहीं है, उसके बारे में कुछ तो समझना चाहिए। तो कोई भी स्पष्ट कारण हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों की मान्यता अलग अलग है। अनुमान लगाते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि आक्रमण या बीमारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन इसको अब लोग इनकार करते हैं कि अचानक इनकी सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा तो नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि हमें जो अवशेष मिले हैं उसमें हजारों, 10,000, 5,000 साल का अंतर है। जैसे मैंने बताया कि कुछ जगहों पे हमें जो स्क्रिप्ट है वो आपका 7000 BC की मिली है, कुछ जगह पे हमें 2500 BC की मिली है। इससे यह साबित होता है कि धीरे धीरे करके वो मरे थे, धीरे धीरे उनका सभ्यता का पतन हुआ था। तो वही बात कही जा रही है कि इनका धीरे धीरे पतन हुआ होगा। खाने की खोज में हो सकता है वो पलायन कर गए हों, यह संभावना भी लगती है, या फिर सरस्वती नदी सूखने लगी, इसकी वजह से वो लोग पलायन कर गए हों। तो एक संभावना ये बनती है कि हो सकता है कि ये किसी वजह से भूखमरी आ गई हो, ये कहीं पलायन कर गए हों, ठीक है। लेकिन आक्रमण वगैरह की घटना जो है वो आपका बहुत रोचक नहीं लगती है, या फिर कोई बहुत बीमारी आ गई हो तो उसकी घटना बहुत रोचक नहीं लगती है। बीमारी होती तो हड्डियों के अवशेष जरूर मिलते हैं, लेकिन बहुत कम ही हड्डियों के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। ब्रिटिश ने खुदाई का उपयोग कैसे किया? आप जानते हो कि जिस समय ये खुदाई की गई उस समय आपका ब्रिटेन हमारे देश में था, ब्रिटिश शासन हमारे देश में था, तो उन्होंने इसका कैसे यूज किया? तो 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के साथ भारत आई। वो पूरे इंडिया में रेलवे का जाल बिछा रही थी ताकि उनको अपने व्यापार करने में सुगमता रहे, ठीक है। इसी क्रम में जब कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय रास्ते में कुछ ब्रिक के अवरोध मिले। जब उन अवरोधों को खोजा गया, ठीक है, मार्शल के द्वारा, तो पता चला कि ये आपका हड़प्पा की जगह है। तो हड़प्पा का जगह जो है इन दोनों के बीच में पड़ा। किसके किसके बीच में? कराची और लाहौर के बीच में। तो यहीं से पता चला कि हाँ, ऐसा मिट्टी के अवशेष या फिर ईंट पत्थर दिखाई दिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो पुराने 4,000 साल पुरानी जो ईंटें थी उसका प्रयोग रेल लाइन बनाने में, बिछाने में कर दिए, ठीक है। उन्होंने हड़प्पा से मिलने वाले सभी जो आपका ईंटें थी उसका रेल लाइन बनाने में यूज कर दिया और उसके द्वारा लगभग 93 मील या फिर 150 किलोमीटर लंबी रेल ट्रैक बनाई गई। मतलब कुल मिलाकर के अंग्रेजों ने हड़प्पा में जितने भी खुदाई में ईंटें निकली थी उसका प्रयोग कर लिया था।
ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इस एक वीडियो को देख लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, हृदय से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि आपको लगभग ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो कि हमने कवर ना किया हो। ठीक है। इसी तरह के अगर वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं, अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आपका स्वागत है वहाँ पर। धन्यवाद।